आधी रात का वक्त था। कड़कड़ाती ठंड ने पूरे गांव को अपनी जकड़ में ले रखा था। चारों ओर घना अंधेरा और कोहरे के साथ सन्नाटा पसरा था। तभी एक घर से कराहने की आवाज आती है। क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे क्यों कांप रहे हो? बेटा मुकेश, मुझे बहुत ठंड लग रही है बेटा। मुझे कोई और गर्म कपड़ा दे दो। मुझे भी ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है और लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे दवाई और कुछ गर्म कपड़े दे दो। ठीक है पिताजी, मैं अभी आपके लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। मुकेश घर के अंदर से कुछ गर्म कपड़े लाकर सुखू को दे देता है, लेकिन फिर भी सुखू ठंड से कांपता रहता है। बेटा, ये जमा देने वाली ठंड मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठंड मेरे शरीर के अंदर तक उतर गई है। हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं बेटा। सांस भी बोझ लगने लगी है। अंदर से ऐसी कमजोरी महसूस हो रही है, जैसे लगता है जैसे मेरी सारी ताकत बर्फ बनकर जम गई हो। मुझे नहीं लगता है बेटा अब मैं इस ठंड में बच पाऊंगा। पिताजी, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी भैया को बुला कर ले आता हूँ। इतना कहकर मुकेश अपने बड़े भाई के पास जाता है और मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं लगता कि भैया पिताजी का इलाज करवाएंगे, लेकिन इस हालत में भैया कुछ न कुछ तो पिताजी के लिए जरूर करेंगे। फिर वो अपने बड़े भाई पंकज के पास आता है। भैया भैया भैया, आप सो रहे हैं? उठिए ना, पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या हो गया? तुम इतनी रात को शोर क्यों मचा रहे हो? भैया, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं उनके लिए औषधि ला सकूं। इलाज की उन्हें सख्त जरूरत है भैया। अरे मेरे पास अभी पैसे नहीं है, रहने दो, बाद में उनका इलाज करवा दूंगा। नहीं भैया, पिताजी की हालत बहुत नाजुक है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो मर भी सकते हैं। अगर तुझे इतनी ही फिक्र है ना तो जाकर खुद ही उनका इलाज करा दे। मेरे पास इस वक्त बिल्कुल पैसे नहीं है, जब होंगे तब इलाज करवा दूंगा। फिर मुकेश उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? भैया, पिताजी की इलाज के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तुमने थोड़े से जो पैसे अलग से रखी थी वही दे दो, मैं उसी से पिताजी का इलाज करवा दूंगा। ठीक है जी। फिर संगीता पैसे निकालकर मुकेश को दे देती है और मुकेश उन्हीं पैसों से अपने पिता का इलाज करवाता है। ऐसे ही देखते ही देखते 2-4 दिन बीत जाते हैं और प्रतिदिन सुखू की तबीयत और ज्यादा खराब होती चली जाती है। फिर एक दिन अचानक सुखू इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, उठिए ना पिताजी, उठिए ना। लेकिन सुखू हिलता तक नहीं है। उतने में पंकज वहाँ आ जाता है। चलो ठीक ही हुआ, पिताजी अब बूढ़े हो ही गए थे, मर गए तो ठीक ही हुआ, नहीं तो दवाई करते करते मेरा सारा पैसा भी खत्म हो जाता और मैं कंगाल हो जाता। मुकेश फूट फूट कर रोने लगता है। भैया, अब तो पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं पिताजी का अंतिम संस्कार कर सकूं। ठीक है, मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, उतने ही दूंगा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। ठीक है भैया, जो भी है, पिताजी का अंतिम संस्कार तो करना ही है। फिर दोनों भाई जैसे तैसे अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। आधी रात को पंकज अपने कमरे में सोया होता है। तभी उसकी पत्नी उसे जगाती है। देखो जी, अब पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे और इतने दिनों से हम ही इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, तो ये सारा घर और जमीन अब हमारी होनी चाहिए ना। आप अपने भाई को इस घर से निकाल क्यों नहीं देते? हाँ लक्ष्मी, तुम ठीक कहती हो, खेत की वसीयत भी मेरे पास ही है। कल ही मैं उसको पूरे परिवार के साथ गांव से बाहर निकाल दूंगा। ये हुई ना बात। अब देखना हमारे बच्चे कैसे ऐश की जिंदगी जिएंगे। फिर दोनों सो जाते हैं